हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन का ये होने वाला है पहला सेशन। तो आज के पहले सेशन में हम लोग रिवीजन जो है वो कहाँ से शुरू करेंगे। सो विल स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम सेक्शन 1। तो बिल्कुल शुरू से हम रिवीजन जो है वो सीपीसी का शुरू करेंगे। तो चलिए सीपीसी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन को शुरू करते हैं। रिवीजन सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जुडिशरी एग्जाम 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल जुडिशरी एग्जाम 360 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एंड माई कोड इज़ SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन। चाहे आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये डिस्काउंट जो है मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड। इसके अलावा दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस। लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस एंड टेस्ट एनालिसिस है। यूट्यूब पे और अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे हमारी फ्री क्लासेस चलती ही हैं, लेकिन अगर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी प्लस का तो उसके लिए आप मेरा कोड जो मैंने आपको बताया इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस पे ड्यूरेशन भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो चूज़ कर सकते हैं और सारी कैटेगरी आपके लिए अनलॉक हो जाती है। चाहे मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे माइनर सब्जेक्ट हो, चाहे लोकल लॉज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड अंडर द सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ अनअकैडमी। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर कुछ बैचेस चल रहे हैं, ये आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे बैचेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ये एक एक्सपर्ट बैच है अनअकैडमी प्लस के ऊपर स्टार्ट हुआ है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मेरी एक फ्री लाइव क्लास भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं और लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ। संयोग व्यास जुडिश्री, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जी। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं जी। ऑल राइट एवरीवन, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा रैपिड रिवीजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम सेक्शन 1 से इस रिवीजन सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जल्दी से फटाफट आ जाइए किसके ऊपर। सबसे पहले हम सीपीसी के लिए कहते हैं दैट सीपीसी का सेक्शन 1 को अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में देयर इज ए लॉन्ग टाइटल और एक होता है शॉर्ट टाइटल। ये सेक्शन 1 में ही होता है, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइटल की बात करूँ तो सीपीसी का लॉन्ग टाइटल क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीपीसी जो है दिस इज ए कंसोलिडेटिंग लॉ। सीपीसी के लिए क्या बोलेंगे, सीपीसी कंसोलिडेटिंग लॉ है क्योंकि इसने पुराने वाले सारे लॉज को एक जगह पे क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। कैसे कंसोलिडेट कर दिया, ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि 1859 में इंडिया में पहली बार सिविल प्रोसीजर को लेकर लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद 1887, 1882 और 1900 में जो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, जो आज का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। सो दिस इज बेसिकली ए कंसोलिडेटिंग लॉ। तो इसने पुराने वाले सारे लॉज को क्या कर दिया, पुराने वाले सारे लॉज को कंसोलिडेट कर दिया। अब सीपीसी में अमेंडमेंट कब हुए, तो सीपीसी में अमेंडमेंट हुए 1951 में, 1956 में, 1976, 1999, 2002। तो ये कुछ ईयर्स हैं जब सीपीसी में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में अमेंडमेंट हुए थे।
मैं इस रैपिड रिवीजन सेशन में ये मान के चल रहा हूं कि आपने इससे पहले सीपीसी को आपने पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले सीपीसी को नहीं पढ़ा है, अगर आप फर्स्ट टाइम सीपीसी को पढ़ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप सीपीसी के मेरे रेगुलर लेक्चर्स देखिए। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मेरे रेगुलर लेक्चर मिल जाएंगे, वहां पे आप इन डिटेल एक एक प्रोविजन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का पर्पस है आपको मैक्सिमम सेशंस का रिविजन करवाना। ऑल राइट, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ द कोड। तो अगर हम इस पूरे सीपीसी के स्कीम की अगर बात करें तो 11 पार्ट्स हैं, देयर आर 158 सेक्शंस, और इन्हें कहा जाता है कि ये सब्सटेंटिव पार्ट है, ये सब्सटेंटिव पार्ट है। और फिर आता है सीपीसी का शेड्यूल, जिसमें कि 51 ऑर्डर्स हैं, और इनके लिए कहा गया है कि ये बेसिकली प्रोसीजरल इन नेचर है। ये क्या है? ये है प्रोसीजरल इन नेचर। और क्योंकि ये प्रोसीजरल इन नेचर है तो ऑर्डर्स में क्या है, अब इन ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं। 51 ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर क्या है? रूल्स हैं। सब्सटेंटिव यहां पे मैंने सेक्शंस को क्यों बोला, और प्रोसीजरल यहां पे मैंने ऑर्डर्स को क्यों बोला? तो जब सेक्शंस में अमेंडमेंट करना पड़े, सीपीसी के 158 सेक्शंस में से अगर किसी भी सेक्शन को अमेंड करना पड़े, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट कौन है? तो ओनली लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड इट। गेटिंग माई पॉइंट? कौन एलिजिबल है यहाँ पे? ओनली लेजिस्लेचर इज एलिजिबल टू अमेंड इट। अगर अमेंडमेंट हो रहा है किसमें? सेक्शंस में अमेंडमेंट हो रहा है, और इसलिए कहा गया है कि ये एक सब्सटेंटिव पार्ट है, ये एक सब्सटेंटिव पार्ट है। लेकिन वैसे सीपीसी क्या है? वैसे सीपीसी जो है एक प्रोसीजर लॉ है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सब्सटेंटिव लॉ की, तो सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे के सारे सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, और वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लॉ। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि डैमेज मिलेंगे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो डैमेजेस कैसे क्लेम करेंगे, उसके लिए कहाँ लिखा हुआ है? उसके लिए बेसिकली सीपीसी में लिखा हुआ है। और सीपीसी के शेड्यूल में क्या है? 51 ऑर्डर्स हैं जो कि प्रोसीजरल इन नेचर है, प्रोसीजरल इन नेचर है, और जिनमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास यहाँ जो अमेंडमेंट की पावर है, उसके लिए यहाँ पे मैंने सेक्शंस पहले से मेंशन कर दिए हैं। सेक्शन 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129 एंड 130, 131। तो ये मैंने आपको बता दिया जो हाई कोर्ट अमेंडमेंट कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे ये रेलेवेंट सेक्शंस हैं। इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं। अब सीपीसी क्योंकि प्रोसीजर लॉ है, क्योंकि सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब किसी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, व्हेन एनी लॉ केम इनटू फोर्स, तो उस लॉ की हम डेट देखते हैं। और रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है वो पीछे की डेट से एप्लीकेबल होगा, वो आगे की डेट से एप्लीकेबल नहीं होगा। वो होता है रिट्रोस्पेक्टिव। पास्ट में जाके अप्लाई हो जाए तो उसको बोलेंगे रिट्रोस्पेक्टिव। और जब हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ, तो इसका मतलब ऐसा लॉ जो आगे की डेट से एप्लीकेबल होता है। तो वो लॉ जो आगे की डेट से एप्लीकेबल हो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। अब सीपीसी के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि सीपीसी जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल है, क्योंकि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। और अब जब आप कोई भी प्रोसीजर लॉ पढ़ते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि सारे के सारे प्रोसीजर लॉ जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होते हैं, अनलेस अनलेस उस लॉ में ही ये बात लिखी हो कि ये लॉ जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल हो। सो अनलेस उस लॉ में ही ये प्रोविजन हो कि लॉ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा, अगर लॉ में ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लिखा हुआ, तो वो लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक बात आप देखिएगा कि मान लीजिए 1895 में सूट फाइल हुआ, और वो सूट जो है वो बेसिकली डिसाइड हो गया 1905 में, तो सीपीसी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सीपीसी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होता है। लेकिन साथ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीपीसी उन मैटर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो वो मैटर जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, जिनमें कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ गया था 1909 में जब सीपीसी एप्लीकेबल हुआ,
1909 में जब सीपीसी एप्लीकेबल हो गया तो जिन मैटर्स के ऊपर ऑलरेडी जजमेंट आ गया था उनके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन वो मैटर जो कोर्ट में पेंडिंग थे उनके ऊपर सीपीसी एप्लीकेबल हुआ। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ऑलराइट, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझा दिया है कि 1905 में सूट फाइल हुआ और सूट पेंडिंग था, तो उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर सीपीसी जो था वो एप्लीकेबल हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में ये बेसिकली लिखा हुआ है क्या कि सीपीसी जो है वो सब जगह एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, एंड द रीजन इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 31 अक्टूबर 2019 से, इसलिए सीपीसी जो है वो क्या होता है, वहां भी एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया। तो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए कि प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल के इसको एप्लीकेबल कर सकती है, कहाँ, स्टेट ऑफ नागालैंड में और एनी पार्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो सीपीसी पूरा एप्लीकेबल हो सकता है या सीपीसी का कुछ एक पार्ट जो है वो इन एरियाज में एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टेट के, वो अगर ऐसा कोई प्रोविजन क्रिएट कर दे तो वो इसकी परमिशन दे दे, इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल। ऑलराइट, ये सेक्शन 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 1 के बाद में किसके बारे में बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 2। तो अब सेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आया सेक्शन कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे आया, अब सेक्शन 1 के बाद आया सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, और कितनी डेफिनेशंस अगर यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो आपको मिलती हैं लगभग 20 डेफिनेशंस आपको सेक्शन 20 में मिलती हैं। सेक्शन 20 में यहाँ पे आपको 20 डेफिनेशंस मिलती हैं। अगर मैं सेक्शन 7A और सेक्शन 7B को काउंट ना करूं तो, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर सेक्शन 7A, 7B और सेक्शन 7 इन तीनों को अगर हम एक ही काउंट करेंगे तो सीपीसी में आपको 20 डेफिनेशन मिलेंगी, और अगर आप 7A, 7B को भी काउंट करोगे तो यू विल गेट 22 डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2। ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो जो डिग्री की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्शन 2 में, जिसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नाउ कोड का मतलब यहाँ पे क्या है, तो सेक्शन 2 में 2.1 में जो कोड की डेफिनेशन है उसमें सिंपली लिखा हुआ है दैट कोड इंक्लूड्स रूल्स। ये किस में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 2.1 में लिखा हुआ है दैट कोड इंक्लूड्स रूल। और रूल्स की डेफिनेशन यहाँ पे कहाँ गिवन है, तो रूल्स की डेफिनेशन गिवन है किसमें, सेक्शन 218 में रूल्स की डेफिनेशन गिवन है। और रूल की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125। तो यहाँ पे सेक्शन 122 और सेक्शन 125 का रेफरेंस यहाँ पे गिवन है। इज इट क्लियर? इसका रेफरेंस गिवन है यहाँ पे सेक्शन 122 और सेक्शन 125 का रेफरेंस यहाँ पे गिवन है, जिसमें हाईकोर्ट के पास पावर। उसके बाद अगली डेफिनेशन जो सीपीसी में आती है वो डेफिनेशन किसकी है, वो डेफिनेशन है डिग्री की। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप एक बार क्या करें, बिल्कुल आप एक बार बैराक जरूर ओपन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ बताने वाला हूं, एक चार्ट में बताने वाला हूं। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है, डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary। तो डिग्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 जो कि रेस्टिट्यूशन के बारे में है। लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है कि डिग्री में दो चीजें नहीं आती, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो इन्हें हम डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते हैं। अब डिग्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, इन तीनों टर्म्स को समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने इन तीनों को यहाँ पे इस चार्ट पे बना दिया है।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 3 डेफिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक डेफिनेशन है डिग्री की, दूसरी डेफिनेशन है किसकी, ऑर्डर की, और तीसरी डेफिनेशन किसकी है, जजमेंट की। तो यहाँ पे सेक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व है, सेक्शन 2.2 डिग्री का, सेक्शन 2.9 जजमेंट का, और फिर आ गया ऑर्डर 2.14 किसका आ गया, 2.14 आ गया ऑर्डर का। तो आप इन तीनों डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए और इस चार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी कोई प्लेंट फाइल होता है, जब भी कोई प्लेंट फाइल होगा, क्योंकि जब तक प्लेंट फाइल नहीं होता तब तक डिग्री नहीं आती। डिग्री मैंने आपको बताया, इट कुड बी आइदर प्रिलिमिनरी और इट कुड बी फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो जब प्लेंट फाइल होता है तब क्या आता है, डिग्री आती है। लेकिन यहां पे साथ साथ में एक और चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो किसी एप्लीकेशन पे या पिटिशन पे या सूट में ऑर्डर भी आ सकता है। डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है पार्टीज के राइट को। अपील हमेशा डिक्री के अगेंस्ट से फाइल की जाती है। ऑर्डर नॉर्मली अपीलेबल नहीं होते अनलेस अलाउड। तो ऑर्डर क्या होते हैं, परमिसेबल नहीं होते अनलेस, अगर अलाउ कर रखा है वो अपीलेबल ऑर्डर्स है तब बात अलग है। तो ये डिफरेंस आ गया किसका, ये डिफरेंस आ गया ऑर्डर और डिक्री का। डिक्री मैंने कहा ना पार्टीज के राइट को कंक्लूसिवली डिसाइड करती है, लेकिन ऑर्डर जो है वो डिसाइड नहीं करता। डिक्री जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ होता है, क्योंकि बेसिकली डिक्री एक तरीके से रिलीफ है, डिक्री कंक्लूजन है। तो कोर्ट जजमेंट में रीजंस लिखता है, जजमेंट में स्टेटमेंट लिखा होता है, और उसी का जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्री। एक केस में मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, अलग अलग स्टेज में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हो कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली कोर्ट में फाइल करना है, तो वो एक तरीके से क्या है, वो ऑर्डर है। कोर्ट ने मैटर को एडजर्नमेंट करने का ऑर्डर पास कर दिया कि मैटर एडजर्न हो गया है, तो वो भी अपने आप में ऑर्डर है। लेकिन ऑर्डर कभी भी किसी मैटर को कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं करता, डिक्री डिसाइड करती है। डिक्री पार्टीज के राइट्स और इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने में डिक्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन डिक्री में कभी भी रीजनिंग नहीं होती। अब रीजनिंग किस में होती है, रीजनिंग होती है जजमेंट में। जजमेंट में रीजंस होता है, जजमेंट एक कंसाइज स्टेटमेंट होता है, एंड डिक्री टॉक्स अबाउट, डिक्री हमेशा रिलीफ की बात करती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिक्री और ऑर्डर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, जब आप डिक्री की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि लिखा होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ये डिक्री की डेफिनेशन में भी यूज किया जाता है और ये ऑर्डर की डेफिनेशन में भी यूज किया जाता है। तो जब आप डिक्री की डेफिनेशन देखते हो सेक्शन 2.2 में, या फिर आप ऑर्डर की डेफिनेशन देखते हो 2.14 में, तो दोनों जगह आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम इनमें से ये सारे कंटेंट जो है वो निकाल दें, ये सारे इंग्रेडिएंट जो है अगर हम निकाल दें, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है ये किस में यूज होता है, बस ये फॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन, इसे भी ऑर्डर में शामिल किया जाता है। तो अगर आप ऑर्डर की डेफिनेशन को देखोगे तो ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर मीन्स द formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. So मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आप डिक्री के सारे एलिमेंट्स को आप देखोगे तो ऑर्डर जो है, मैंने कहा कि वो एप्लीकेशन के केस में भी ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। डिक्री के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, हमेशा एक सूट, एक प्लेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जब जब प्लेंट फाइल होगा तब तक उस प्लेंट पे क्या आ सकता है, प्लेंट के बिना डिक्री बेसिकली नहीं आ सकती। ये यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर कभी भी पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता। इज इट क्लियर? ऑर्डर कभी भी पार्टीज के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता, डिक्री करती है। जैसे कि दो लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर एक केस है, अगर दो लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर एक केस है तो डिक्री में यह बता दिया गया है कि प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर कौन है और किसको कॉम्पनसेशन या डैमेजेस मिलने चाहिए। तो यहां पे कोर्ट ने अगर ये बात डिसाइड कर दी है तो उस सिचुएशन में हम बोल देंगे यस दैट इज अ डिक्री। इज इट क्लियर? तो यहां मैंने आपको ये एस्पेक्ट मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन
अगर आप इन तीनों डेफिनेशंस को देखोगे, ऑर्डर की डेफिनेशन को देखोगे, डिक्री की डेफिनेशन को देखोगे और जजमेंट की डेफिनेशन को देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन वर्ड जो है ये ऑर्डर की डेफिनेशन में जरूर मिलेगा। ऑर्डर की डेफिनेशन में आपको ये जरूर मिलेगा। आपको डिक्री की डेफिनेशन में भी ये जरूर मिलेगा। डिक्री की डेफिनेशन में भी आपको ये जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप जजमेंट की डेफिनेशन को देखोगे तो जजमेंट की डेफिनेशन में आपको ये फॉर्मल एक्सप्रेशन वर्ड नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री को कंपेयर कर सकते हो, जो मैं आपको कंपैरिजन वाले पॉइंट साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को ये बताया कि देखो, जजमेंट में कंसाइज स्टेटमेंट होता है, रीजंस होते हैं, स्टेटमेंट होता है, रीजंस होते हैं, रिलीफ लिखा होता है, और डिक्री जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि जजमेंट इज नॉट ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। और ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर फॉर्मल एक्सप्रेशन तो है, बट दैट इज नॉट ए डिक्री। ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते तब तक जब तक वो अपीलेबल ऑर्डर ना हो। लेकिन डिग्री के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। डिग्री के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील, सेकंड अपील भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता। और जनरली ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं होते। ऑर्डर पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं करते, डिग्री डिसाइड करती है। सेक्शंस भी इनके क्या है, पूरी तरीके से अलग हैं। ये बात आप सब लोग समझ चुके। ऑलराइट, अब अगर आप जजमेंट की डेफिनेशन को देखोगे, जजमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट given by the judge of the grounds of a decree or order, of the grounds of a decree or order. All right, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिकली डिक्री जो होती है वो क्या हो सकती है? वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और वो फाइनल भी हो सकती है और वो दोनों भी हो सकती है। पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल भी हो सकती है, या फिर प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल डिक्री भी हो सकती है, या फिर पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि अगर मैं बात करूँ फाइनल डिग्री की, तो फाइनल डिग्री जो है ना वो हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर बेस्ड होती है। फाइनल डिग्री जो, ये समझ लीजिए कि वो केस के फाइनल स्टेज में आई है। केस के फाइनल स्टेज में आई है, यानी कि मैटर को अब डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है तब फाइनल डिग्री आती है। लेकिन हो सकता है कि उस केस में पहले प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो आ चुकी हो। तो फाइनल डिक्री कभी भी प्रिलिमिनरी डिक्री से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती, इस बात को जरूर समझिए। फाइनल डिक्री कभी भी प्रिलिमिनरी डिक्री से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती, वो हमेशा प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर बेस्ड होगी। ऑलराइट, तो जो, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी गई, मान लीजिए हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दी गई अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, और हाईकोर्ट ने क्या कर दिया कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट जो आया था, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट जो आया था, डिस्ट्रिक्ट जज ने जो डिक्री यहाँ पे पास की थी, उसको अगर हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, हाईकोर्ट ने अगर रिवर्स कर दिया, तो हाईकोर्ट ने अगर प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो उसका इंपैक्ट फाइनल डिक्री के ऊपर भी पड़ता है। उसका इंपैक्ट फाइनल डिक्री के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया था कि आपको मैं ये बताऊं कि फाइनल डिक्री का जो बेस है, फाइनल डिग्री का जो बेस है, दैट बेस इज प्रिलिमिनरी डिग्री, दैट बेस इज प्रिलिमिनरी डिग्री। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए सूट फाइल किया गया है, प्रॉपर्टी के पोजीशन के सूट फाइल किया गया और कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री में तो डिसाइड कर दिया कि प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो प्लेंटिफ को मिलना चाहिए। तो फाइनल डिग्री में अब कोर्ट क्या करेगा, बाकी के क्वेश्चंस को भी डिसाइड कर देगा कि कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। फाइनल डिग्री में अब कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि प्लेंटिफ से प्रॉपर्टी लेकर डिफेंडेंट को दे दी जाए, प्लेंटिफ से प्रॉपर्टी लेकर प्रॉपर्टी डिफेंडेंट को दे दी जाए, ये बात कोर्ट नहीं बोलेगा। ये बात कोर्ट क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज फाइनल डिग्री इज बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी डिग्री। तो कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री के कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट नहीं देगा, कॉन्ट्राडिक्टरी डिग्री नहीं देगा, अनलेस अनलेस प्रिलिमिनरी डिग्री को हाई कोर्ट में या हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में बोल दीजिए, हायर कोर्ट में बोल दीजिए, चैलेंज कर दिया गया, अपील फाइल कर दी गई और बाद में हायर कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, उसको रिवर्स कर दिया, तो बात डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया है आपको? अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिक्री होल्डर। अब ये समझते हैं कि डिक्री होल्डर किसे कहते हैं। अब डिक्री होल्डर की डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 2
3 में किसकी डेफिनेशन गिवन है, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है डिक्री होल्डर की। तो यहाँ पे जो क्लॉज 3 में जो डिक्री होल्डर की डेफिनेशन है, अब इसको समझिएगा। नाउ डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री हैज बीन पास्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फेवर में डिक्री पास कर दी गई है, और एनी ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। एनी ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। तो ये बात यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि डिक्री होल्डर कौन है। डिक्री होल्डर कौन है? डिक्री होल्डर की डेफिनेशन जो है ना, वो थोड़ी सी वाइडर डेफिनेशन है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सूट फाइल किया गया बायर की तरफ से फाइल किया गया अगेंस्ट सेलर, और कोर्ट ने यहाँ पे जो भी फैसला दिया है, तो यहाँ पे डिक्री होल्डर दोनों पार्टीज हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ का सूट है तो उसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो डिक्री होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि जिसके फेवर में जजमेंट आया है वही क्या है, डिक्री होल्डर है। सो मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो डिक्री होल्डर बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोर्ट ने ये कहा है कि लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट से अपनी प्रॉपर्टी जो है वेकेट करवा सकता है। एविक्शन ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि जो टेनेंट है उसके पास 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने बाद में उसको प्रॉपर्टी से पोजीशन जो है वो खाली करना होगा। सो इन दिस सिचुएशन जो टेनेंट है जिसके अगेंस्ट में किसको मिल गया है, लैंडलॉर्ड को कोर्ट की तरफ से एविक्शन ऑर्डर मिल गया है। तो यहाँ पे जो लैंड ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो पहले 1 महीने तक क्या नहीं रहेगा, डिक्री होल्डर नहीं रहेगा। वो डिक्री होल्डर कब बनेगा, जब वो 1 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो कि एविक्शन ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है, बट वो एविक्शन ऑर्डर जो है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट ने 30 डेज का टाइम दिया। तो 30 डेज के टाइम के बाद में क्या हो सकता है, 30 डेज के टाइम के बाद में वो क्या बन जाएगा, फिर वो डिक्री होल्डर बन जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं। सेक्शन कौन सा है, अब जज की डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। मैं सेक्शन 2 की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला। जज की डेफिनेशन किसमें है, सेक्शन 2 के क्लॉज 8 में जज की डेफिनेशन गिवन है, और लिखा हुआ क्या है, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। तो जज में हम किसको शामिल कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर रजिस्ट्रार के पास अपील जारी है अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को हम क्या नहीं कहते, रजिस्ट्रार को हम जज नहीं कहते। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ फैमिली कोर्ट को हम जज कह सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि मेंबर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी जो है, उन्हें भी हम जज नहीं कहते। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर को भी जज कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो एक तरीके से ऑर्डर होता है, और उन्हें हम जज की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। तो जज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। तो एक सिविल कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें जज की डेफिनेशन में शामिल किया। अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ। अब जजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो जजमेंट की डेफिनेशन क्या गिवन है यहाँ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 9। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन इटसेल्फ सेज ए कंसाइज स्टेटमेंट of the case, point for determination, decision thereon and reason for such decision। 4 पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं अभी मैं आपको बताता हूं। अगर आप जजमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे बेराक्ट में, तो बेराक्ट में जजमेंट डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। तो जजमेंट में ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द केस, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, decision thereon and reason for such decision। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर वो जजमेंट स्मॉल कॉजेज कोर्ट का आया है,
अगर वो जजमेंट स्मॉल कॉजेस कोर्ट का आया है तो वहां पे ऑर्डर 20 रूल 4 एप्लीकेबल होता है, और ऑर्डर 20 रूल 4 के अकॉर्डिंग जजमेंट ऑफ ए स्मॉल कॉजेस कोर्ट में सिर्फ दो बातें लिखी होती है। जजमेंट ऑफ ए स्मॉल कॉजेस कोर्ट में सिर्फ दो बातें लिखी होती है। क्या लिखा होता है? पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, और साथ में लिखा होता है क्या? साथ में लिखा होता है डिसीजन। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन, ये दो ही एलिमेंट होते हैं किसमें? स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जजमेंट में। ऑलराइट, इस जजमेंट की डेफिनेशन हमने फटाफट से कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हुए अब कौन सी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ और डेफिनेशन जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं सेक्शन 2 में, उन डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ज़रा देखते चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप सेक्शन 2 में कुछ और डेफिनेशंस हैं, उन्हें आप फटाफट देख लें। ओके, नाउ सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में एक डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डेफिनेशन इज मीन्स प्रॉफिट की डेफिनेशन। तो मीन प्रॉफिट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे MESNE लिखा हुआ है, लेकिन उसको बोलते हैं मीन प्रॉफिट। और ये मीन प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन में अराइज होता है? तो ये देखो, मीन प्रॉफिट of property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। अमर को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया प्रेम ने। अमर को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है प्रेम ने। अब उसकी प्रॉपर्टी से उसने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी से उसने प्रॉफिट अर्न किया। कैसे प्रॉफिट अर्न किया मैं आपको बताता हूँ कि उसकी प्रॉफिट में जो अलग अलग रूम्स बने हुए थे या जो फ्लैट्स बने हुए थे हम बोल सकते हैं, उसको उसने रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे दे के प्रेम ने अमर की प्रॉपर्टी से रेंट अर्न कर लिया, रेंट खुद कमा लिया। इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी में एक ये मान के चलते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि फार्मिंग भी वहाँ पे होती थी, तो थोड़ी बहुत फार्मिंग भी उसने कर ली, उससे प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पे प्रेम के पास अमर की प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन था। तो जब अमर कोर्ट में केस फाइल करेगा तो कोर्ट प्रेम से, ठीक है, अब यहां पे जब अमर कोर्ट में केस फाइल करेगा तो कोर्ट ये बोलेगा जिस पर्सन के पास रॉन्गफुल पोजेशन था उसे कहा जाएगा कि आपने जो रॉन्गफुल प्रॉफिट अर्न किया है, रॉन्गफुल पोजेशन से जो आपने रेंट अर्न किया है, फार्मिंग से जो आपने पैसा अर्न किया है, ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। किसको? राइटफुल ओनर को ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि अगर प्रेम ने प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट करवाया है, अब प्रेम ने प्रॉफिट में क्या इंप्रूवमेंट करवाया, जैसे कि मैं बोलता हूं कि उसने प्रॉपर्टी में एक वेल कुआं खुदवा दिया, या उसने उस प्रॉपर्टी में कुछ और कंस्ट्रक्शन करवा दिया और प्रॉपर्टी को इंप्रोवाइज करवा के इनकम फ्रॉम रेंट को इंक्रीज करवा दिया, तो वो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए वो लायबल नहीं होता। ठीक है, उसको मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? इंप्रूवमेंट को मीन प्रॉफिट में शामिल नहीं किया जाएगा, और बाकी जो भी रॉन्गफुल प्रॉफिट अर्न किया साथ में इंटरेस्ट ये देना पड़ेगा राइटफुल ओनर को, और उसी को कहते हैं क्या? उसी को बोलते हैं मीन प्रॉफिट। ऑल राइट एवरीवन, तो ये हमने कौन सा डिस्कस कर लिया है? ये हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है, बिकॉज दिस इज ए फास्ट ट्रैक रिविजन। तो हम लोग अभी इस रैपिड रिविजन सेशन में सारी डेफिनेशंस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको बोलना चाहूँगा कि वो आपको देखनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि डेफिनेशन आपको फॉरेन कोर्ट की एंड फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 को पढ़ोगे तो ये डेफिनेशंस आपके बहुत काम आएंगी। ये दो डेफिनेशन, एक तो फॉरेन कोर्ट की, एक फॉरेन जजमेंट की। इसके अलावा सेक्शन 2 में कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ? डिग्री की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिग्री होल्डर की डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जजमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। जजमेंट की डेफिनेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, जज की डेफिनेशन। तो आउट ऑफ दीज 22 डेफिनेशंस मैंने आपको कुछ 6 डेफिनेशंस बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिवाइज करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस वो है जो आपको यहाँ पे रिवाइज करनी चाहिए, और ये सेक्शन 2 हमारा होता है कंप्लीट।
ठीक है, तो हमारे इस रैपिड रिवीजन में सेक्शन 2 यहीं कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 2 के अलावा हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में? अब सेक्शन 2 के बाद हमें बात करनी है नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में, यानी कि सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो ये सारे सेक्शंस हमसे क्या कहते हैं, अब हम इन सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सेक्शंस की बात हम लोग करेंगे इस रैपिड रिवीजन के सेकंड सेशन में। जी बिल्कुल। तो जो हमारा सेकंड सेशन होगा सीपीसी रैपिड रिवीजन का, उसमें हम अब सेक्शन 3 से लेकर आगे के जो सेक्शंस हैं उनका रिवीजन करें। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।